सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वतंत्रता आंदोलन की। हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड के इतिहास को, और जिसमें हम आज बात करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1857 की क्रांति की। इसके बाद जो उत्तराखंड में आंदोलन हुए उसमें महिलाओं की भूमिका, पत्र पत्रिकाओं की भूमिका और अन्य लोगों की भूमिका कैसी रही, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 1857 की क्रांति से। राज्य में क्रांति का असर है वो बहुत कम रहा है, और चंपावत जिले के बिसूंग लोहाघाट के कालू मेहरा हैं, उन्होंने कुमाऊं में गुप्त संगठन क्रांतिवीर नाम से बनाया है, और इस क्रांतिवीर संगठन के माध्यम से वे अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं 1857 की जो क्रांति है उससे बहुत प्रभावित हैं, लेकिन राज्य में इस क्रांति का बहुत कम प्रभाव पड़ा है। इसके बावजूद भी चंपावत जिले के बिसूंग लोहाघाट के कालू मेहरा ने एक क्रांतिवीर नाम से संगठन बना लिया, जो कि एक गुप्त संगठन है। अब कालू मेहरा को इस प्रयास के लिए एक गौरव प्राप्त है कि उन्हें उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा जाता है। 17 सितंबर 1857 की बात है। क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया था। ये प्रश्न अभी हाल फिलहाल परीक्षा में आया है कि हल्द्वानी पर क्रांतिकारियों ने कब अधिकार किया था। 17 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर अपना अधिकार कर लिया था। उधर 1870 की बात। 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है, और 1871 में अल्मोड़ा अखबार। दोनों बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। अल्मोड़ा अखबार का क्या काम था? अल्मोड़ा अखबार का काम था कि जो उत्तराखंड की जनता है उस जनता के बीच में राजनीतिक चेतना का प्रसार करना, राजनीतिक चेतना को बढ़ाना। तो इसके साथ इंपॉर्टेंट बिंदु यहाँ पर बनते हैं अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब से संबंधित की स्थापना कब हुई थी? 1870 में हुई थी, और अल्मोड़ा अखबार से संबंधित। फिर ज्वाला दत्त जोशी सहित दो नेता हैं जिन्होंने 1886 में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, जो कि कलकत्ता में हुआ था, वहां पर भाग लिया था। प्रश्न पूछा जाता है कि कलकत्ता के यानी कि कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में, जो कि कलकत्ता में हुआ था, उसमें उत्तराखंड से किसने भाग लिया था? तो ज्वाला दत्त जोशी हैं, उन्होंने भाग लिया था। 1886 में ध्यान रखेंगे दूसरा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। 1903 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए हैप्पी क्लब की स्थापना की। इंपॉर्टेंट है। 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना होती है, और फिर 1914 में तिलक और बेसेंट के द्वारा जो होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उससे प्रेरित होकर विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे, चिरंजी लाल और हेमचंद, इन लोगों ने राज्य में होम रूल लीग आंदोलन चलाया। यानी कि राज्य में जो होम रूल लीग आंदोलन चला उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? तिलक और यानी बेसेंट के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था होम रूल लीग के नाम से, वहां से ये प्रेरित रहे। अब 1916 में गांधी जी ने देहरादून की यात्रा की है। वे देहरादून आए हैं, और 1916 में गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत और बद्रीदत्त पांडे, इन नेताओं के प्रयास से कुमाऊं परिषद का गठन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुमाऊं परिषद के गठन से संबंधित। 1926 में कुमाऊं परिषद का विलय हो गया है, और ये विलय हो गया है कांग्रेस में। फिर बात आती है 1918 की। बैरिस्टर मुकुंदी लाल, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, इनके प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन होता है। ध्यान रखेंगे पहले कुमाऊं परिषद बनी थी 1916 में, फिर 1918 में गढ़वाल कांग्रेस कमेटी बनी थी। जो कुमाऊं परिषद है इसका बाद में विलय हो गया था कांग्रेस में, और ये विलय कब हुआ था? 1926 में, यानी कि गठन के 10 वर्षों के बाद। अब इधर 13 जून से 4 जुलाई 1929 तक गांधी जी और नेहरू जी ने कुमाऊं के अलग अलग स्थानों पर कुछ सभाएं की हैं। गांधी जी ने कौसानी में प्रवास किया। कौसानी में वे 12 दिन तक रहे, और कौसानी में उन्होंने अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी। यहाँ से 2-3 प्रश्न है। कौसानी में कितने दिन का प्रवास था? अनासक्ति योग कहाँ लिखा? और गांधी जी ने कितने दिनों का प्रवास यहाँ पर किया?
एक और प्रश्न यहाँ पर बनता है, गांधी जी ने कौसानी को यहाँ की सुंदरता देखकर एक नाम दिया था। उन्होंने कहा था कि ये स्थान भारत का स्विट्जरलैंड है। इसको अंकित भी किया है क्योंकि पूछा गया अलग अलग परीक्षाओं में। तो भारत का स्विट्जरलैंड गांधी जी ने किसको कहा था? कौसानी को कहा था। कौसानी में ही जब 12 दिन गांधी जी यहाँ रुके थे तो इन्होंने यंग इंडिया और नवजीवन इन पत्रिकाओं के लिए कई लेख यहाँ पर रहकर लिखे थे। 16 से 24 अक्टूबर 1929 गांधी जी ने गढ़वाल के कई स्थानों पर सभाएं की हैं। 26 जनवरी 1930 हम टिहरी रियासत के बारे में पिछले वीडियो में ही पढ़ चुके हैं। तो टिहरी रियासत को अगर छोड़ दें, पूरे राज्य में जगह जगह तिरंगा फहराया गया था, लेकिन तिरंगा टिहरी रियासत में नहीं फहराया गया था। कब? 26 जनवरी 1930 को। क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली था क्या, क्योंकि अंग्रेजों का प्रभाव था। तो जो यहाँ की जो शासन सत्ता जिनके हाथ में थी, जो राजा थे उस समय यहाँ के या राज परिवार थे, वो जो अंग्रेज हैं उनके प्रति वो निष्ठावान थे। तो इसलिए उन्होंने इस वाले कार्यक्रम में भाग नहीं लिया था। चलिए दांडी मार्च से बात करते हैं। दांडी मार्च में उत्तराखंड से ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी, गोरखा वीर खड़ग बहादुर ने भाग लिया था। यानी कि उत्तराखंड से दांडी मार्च में जाने वाले कुल कितने लोग थे? 3 लोग थे। कौन? ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और गोरखा वीर खड़ग बहादुर। ब्रिटिश गढ़वाल में पहला जो राजनीतिक सम्मेलन हुआ था वो दुगड्डा में हुआ था। और कहाँ कब हुआ था? 1930 में हुआ था। देखिए अगर आप उत्तराखंड के इतिहास को देख रहे हैं तो आपने देखा कि 1930 का जो वर्ष रहा वो बहुत ज्यादा परिवर्तनशील रहा। बहुत सारी घटनाएं 1930 में हुई। आगे दुगड्डा के आंदोलनों की रूपरेखा कहाँ तैयार की गई? ये दुगड्डा के आंदोलनों की रूपरेखा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित धनीराम मिश्र के द्वारा राष्ट्रीय होटल में तैयार की गई। अब 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में 2/18 गढ़वाल राइफल के सैनिकों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोलियां चलाने से मना कर दिया। ये जो गोलियां चलाने से मना करने वाली घटना है, इसको इतिहास में पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेशावर कांड कब हुआ? 23 अप्रैल 1930 को हुआ। हुआ क्या था? गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोलियां चलाने से मना कर दिया। ये किसके नेतृत्व में होता? चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में हुआ था। अब पेशावर कांड से जो मोतीलाल नेहरू हैं वो बहुत प्रभावित हो गए हैं और उन्होंने पूरे देश में इस दिन गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा कर दी। इसके बाद 1923 में गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड होता है, जिसमें भवानी सिंह सहित राज्य के कई युवक शामिल होते हैं। फिर सोमेश्वर अल्मोड़ा, यानी सोमेश्वर के नजदीक जो कि अल्मोड़ा में है, चनौदा में 1937 में शांतिलाल द्विवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना होती है। पूछा जाता है गांधी आश्रम की स्थापना कहाँ हुई है? चनौदा में हुई है। चनौदा मतलब सोमेश्वर अल्मोड़ा, चनौदा नाम सारे ध्यान में रखेंगे। कब हुई है? 1937 में हुई है। किसके प्रयासों से हुई है? शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयासों से हुई है। फिर उधर आता है 1940, जहां अगस्त प्रस्ताव आता है। तो 8 अगस्त 1940 के अगस्त प्रस्ताव के विरोध में गांधी जी द्वारा 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह की औपचारिक शुरुआत हो गई है। पवनार आश्रम कहाँ है? महाराष्ट्र में है। गांधी जी ने कहाँ से औपचारिक घोषणा की थी या शुरुआत की थी व्यक्तिगत सत्याग्रह की? पवनार आश्रम से की थी। कब की थी? 17 अक्टूबर 1940 को की थी। इस जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, इसमें पहले सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू। पहले सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे और ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। राज्य में बात करें कि व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो उत्तराखंड में जगमोहन सिंह नेगी पहले सत्याग्रही थे और महिलाओं में भगीरथी देवी पहली महिला सत्याग्रही थी। तो उत्तराखंड के रेफरेंस में जगमोहन सिंह नेगी हैं और बाकी ऑल ओवर के रेफरेंस में, यानी कि भारत के रेफरेंस में जब हम पढ़ेंगे तो विनोबा भावे हैं। तो प्रश्न आप ध्यान में रखेंगे, अगर वो उत्तराखंड से पूछ रहा है उत्तराखंड के प्रथम सत्याग्रही, तो संभवतः उसमें विनोबा भावे भी नाम हो। तो अगर उत्तराखंड के, केवल उत्तराखंड के हैं तो जगमोहन नेगी, और अगर भारत के प्रथम सत्याग्रही या ऐसे पूछा गया है तो विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही।
दुर्गा दत्त जोशी जो है वो कुमाऊं के पहले सत्याग्रही थे। अब इसके बाद 1942 आ जाता है जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है। तो 1942 के यानी कि अल्मोड़ा के धामदेव सालम में 25 अगस्त 1942 को जनता और सेना के बीच में युद्ध होता है। ये युद्ध होता है पत्थरों और गोलियों से, और इस युद्ध के दौरान टीका सिंह और नरसिंह धानक ये दो नेता यहाँ पर क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। सालम क्रांति यानी कि धामदेव, अल्मोड़ा के धामदेव में जो ये क्रांति हुई सालम क्रांति के नाम से जो प्रसिद्ध है, सालम क्रांति की मुख्य सहयोगी जानकी बिष्ट को कहा जाता है। 5 सितंबर 1942 के को सल्ट में खुमाड़ नाम के स्थान पर सेना ने जनता पर गोलियां चला दी है। इस गोली कांड में गंगाराम और खीमादेव 2 सगे भाई शहीद हो गए हैं और जनता में इनको लेकर आक्रोश आ गया है कि 2 सगे भाई शहीद हो गए हैं और सेना ने जनता पर इस तरीके से गोलियां चलाई हैं। स्वाधीनता आंदोलन में सल्ट की भूमिका के लिए गांधी जी ने सल्ट को कुमाऊं का बारादोली की पदवी से विभूषित किया। मतलब उन्होंने सल्ट के योगदान को लेकर वो बहुत ज्यादा प्रसन्न थे, बहुत ज्यादा उत्साहित थे, तो उन्होंने इसको संज्ञा दी है कुमाऊं का बारादोली। सल्ट में 5 सितंबर को शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। मतलब 5 सितंबर को शहीद स्मृति दिवस के रूप में यहाँ पर इस दिन को दोनों सगे भाइयों का जो यहाँ पर गोलीकांड में मृत्यु हुई थी, वे शहीद हुए थे, उसके स्मृति में 5 सितंबर को शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सिलांगी गढ़वाल में सदानंद कुकरेती ने राष्ट्रीय विद्यालय और देवकी नंदन पांडे और भगीरथ पांडे ने ताड़ी खेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना की। पूछा जाता है राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किसने की? सदानंद कुकरेती ने। देवकी नंदन पांडे और भागीरथ पांडे ने ताड़ी खेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना की थी। तो ये यहाँ पर इस से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड थे। आगे बात करते हैं कि महिलाओं की क्या भूमिका रही उसके संदर्भ में। कुंती देवी, पद्मा जोशी, दुर्गावती पंत, भागीरथी देवी, तुलसी देवी रावत, भिवेड़ी देवी, भागुली देवी, जानकी देवी, मंगला देवी, रेवती देवी और शकुंतला देवी, ये कुछ प्रमुख महिलाएं थी जिन्होंने आंदोलन में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। नमक सत्याग्रह के समय अल्मोड़ा के नगरपालिका भवन में बिशनी देवी, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बिशनी देवी शाह के नेतृत्व में कुंती वर्मा, जीवंती, मंगला और रेवती ने तिरंगा फहराया था। तो प्रश्न पूछा जाता है जो अल्मोड़ा की नगरपालिका है उसमें किसने तिरंगा फहराया था, नेतृत्व किसका रहा? नेतृत्व रहा था विष्णु देवी शाह का, और कुंती वर्मा, जीवंती, मंगला और रेवती ने तिरंगा फहराया था। अब लगातार आंदोलन में महिलाओं की सक्रियता बढ़ती जा रही है, महिलाएं अपना योगदान देती जा रही हैं, इस बात से सेना परेशान हो गई है और ये देखकर फरवरी 1932 में राज्य की 8 महिलाओं को तो पकड़ लिया गया और उन्हें भेज दिया गया फतेहगढ़ जेल। पद्मा जोशी को भेजा गया लखनऊ जेल और कुंती वर्मा के लिए एक नोटिस जारी हो गया कि कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा कैसे भी पकड़कर लेकर आओ, यानी कि उसको जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने का आदेश जारी हो गया। तो प्रश्न बनते हैं यहाँ पर, लखनऊ जेल में किसको डाला गया था? लखनऊ जेल में पद्मा जोशी को डाला गया था, अन्य 8 महिलाएं जो थी उन्हें फतेहगढ़ जेल में, और कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी हुआ था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसके संदर्भ में यह आदेश जारी हुआ था। फिर 1941 की बात है, गांधी जी ने अपनी प्रिय शिष्या है कैथरीन हेलीमन, जो कि इंग्लैंड की निवासी है, जिसे उन्होंने सरला बहन नाम दिया है, उसको उन्होंने अल्मोड़ा भेजा। सरला बहन अल्मोड़ा आती है 1941 में। अब सरला बहन ने कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की है, इंपॉर्टेंट है लक्ष्मी आश्रम की स्थापना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरला बहन को प्रशासन ने अल्मोड़ा की सबसे ज्यादा खतरनाक व्यक्ति की संज्ञा दे दी है। सरला बहन की यहाँ सहयोगी बनती हैं तुलसी देवी। तुलसी देवी ने महिलाओं से कहा कि रो नहीं, आगे बढ़ो। मतलब उन्होंने उनको एक टैग लाइन दी, एक नाम दिया, एक काम करने के लिए या मोटिवेशन के लिए नाम लाइन दी, रो नहीं आगे बढ़ो। उनका कहने का मतलब था कि आप कुछ रोजगार करें, आप काम कर सकती हैं, आप घरेलू तो हैं लेकिन आपका योगदान
इस पूरे राष्ट्र के लिए राष्ट्रभक्ति की चेतना का भी विकास किया उनमें, और अपने व्यवसाय या स्वरोजगार का भी उन्होंने चेतना का विकास किया। लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी दो सगी बहनें कमला और बसंती ने सर्वोदय के प्रचार प्रसार में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। गांधी जी की दूसरी शिष्या मीरा बहन ने ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना की। प्रश्न पूछा जाता है पशुलोक कहाँ है? पशुलोक कहाँ है? ऋषिकेश में। किसने स्थापना की? मीरा बहन ने। अब इस आंदोलन में पत्र पत्रिकाओं ने भी बहुत योगदान दिया है। पत्र पत्रिकाओं के संदर्भ में सबसे पहला समाचार पत्र जो है उत्तराखंड का समय विनोद, प्रकाशन जयदत्त जोशी के द्वारा नैनीताल से प्रकाशन हुआ था। 1868 से 1878 के बीच में हुआ था। उधर अल्मोड़ा के डिबेटिंग क्लब द्वारा बुद्धि बल्लभ पंत के संपादन में 1871 में अल्मोड़ा अखबार प्रकाशित हुआ था। 1918 का होली का अंक आया। संपादक थे बद्रीदत्त पांडे। इन्होंने गजल के माध्यम से उस समय के कमिश्नर पर प्रहार किया था। तो इस बात से अंग्रेज नाराज हो गए थे और उन्होंने अखबार पर जुर्माना लगा दिया था और फिर अखबार बंद हो गया था। अल्मोड़ा अखबार को उत्तराखंड में पत्रकारिता की प्रथम ईंट माना जाता है। तो किस अखबार को पत्रकारिता की प्रथम ईंट इसमें उत्तराखंड में माना जाता है? तो अल्मोड़ा अखबार को। अब अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया है। अल्मोड़ा अखबार के बंद होने पर 1918 में बद्रीदत्त पांडे ने सितंबर 1918 से शक्ति नाम से एक साप्ताहिक का प्रकाशन करना शुरू कर दिया। अल्मोड़ा अखबार तो बंद हो गया है, लेकिन अब एक साप्ताहिक उन्होंने निकालना शुरू किया है जिसका नाम है शक्ति। किसने? बद्रीदत्त पांडे ने। कब? 1918 में। अब बात आती है 1905 की। 1905 में गिरिराज नैथानी के संपादन में, यानी कि संपादक वे थे, गढ़वाली अखबार का प्रकाशन होता है। फरवरी 1930 में मोहन जोशी ने स्वाधीन प्रजा इस समाचार पत्र का प्रारंभ किया और 1939 में लैंसडॉन से भक्त दर्शन भैरव दत्त जोशी के संपादन में कर्मभूमि और 1941 में उत्तराखंड से प्रकाशित मासिक पत्रिका है युगवाणी। इसने भी स्वतंत्रता आंदोलन में जन जागरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब यहाँ प्रश्न क्या है? पहली चीज तो ये है कि कर्मभूमि का प्रकाशन कब हुआ? 1939 में। फिर दूसरा प्रश्न आता है युगवाणी का प्रकाशन 1941 में। युगवाणी कहाँ से प्रकाशित होता था? देहरादून से। और ये जो कर्मभूमि है ये कहाँ से प्रकाशित होता था? लैंसडॉन से। कर्मभूमि किसने संपादन प्रारंभ किया था? भक्त दर्शन ने और भैरव दत्त ने। युगवाणी मासिक पत्रिका है, ठीक है। और ये शुरुआत जब हुई थी यहाँ पर युगवाणी की और इसकी कर्मभूमि की, इसने आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जन जागरण में भूमिका निभाई थी, राजनीतिक चेतना के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसी के साथ साथ उत्तराखंड में बहुत अन्य आंदोलन भी चल रहे थे, जिनमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण है कुली बेगार। कुली बेगार क्या था कि अंग्रेज अपने सामान के लिए गांव तक सामान पहुंचाया जाता था और उसके बाद उनको गांव के जो निवासी होते थे, ग्रामीण होते थे, वो आगे ले जाते थे, लेकिन इसके बदले उनको कुछ पे नहीं किया जाता था। तो ये आंदोलन खब्याड़ी गांव अल्मोड़ा से शुरू होता था। 13-14 जनवरी की बात है, तिथि याद रखेंगे, उत्तरायणी का दिन था। 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में सरयू के किनारे ये उत्तरायणी मेले में बद्रीदत्त पांडे, ये भी नाम याद रखेंगे, हरगोविंद पंत चिरंजी लाल, इनके नेतृत्व में 40,000 आंदोलनकारियों ने बेगार रजिस्ट्रों को सरयू में बहा दिया था। यहाँ से तब से कुली बेगार की जो प्रथा थी वो कुली बेगार की प्रथा समाप्त हो गई थी। कहाँ से शुरू हुई थी? खब्याड़ी गांव यानी अल्मोड़ा से। कब? उत्तरायणी मेले के अवसर पर। ये भी ध्यान रखेंगे क्या अवसर था वो, डेट तो आपको याद रखनी ही रखनी है। और कब, तारीख कब थी? 13-14 जनवरी। और कब? 1921। फिर इसके बाद टिहरी राज्य आंदोलन है। थोड़ा सा हम पढ़ चुके हैं टिहरी राज्य के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो यहाँ भी इंट्रोडक्टरी पढ़ लेते हैं। 1939 में श्रीदेव सुमन, दौलत राम, नागेंद्र सकलानी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, इनके प्रयासों से प्रजामंडल की स्थापना हो गई, पढ़ा था हमने।
प्रजामंडल की जब स्थापना हुई थी तो उसके बाद यहाँ पर अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। हमने वो पूरी डिटेल पढ़ी थी, कौन कौन से प्रजामंडल के सदस्य थे, 4 सदस्य लिए गए थे, वो सब। श्रीदेव सुमन आंदोलन में के जो नेतृत्व करता रहे, फिर श्रीदेव सुमन गिरफ्तार हो जाते हैं और मई 1944 में उन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इस अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के दौरान 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अब प्रश्न पूछा जाता है 25 कब मृत्यु होती है? 25 जुलाई 1944। उन्होंने कितने दिन की भूख हड़ताल की थी? 84 दिन की भूख हड़ताल की थी। इसके बाद श्रीदेव सुमन के बाद आंदोलन की जो बागडोर है वो दौलत राम, मोलू राम नौटियाल और नागेंद्र सकलानी को संभालनी पड़ती है और उन्होंने ये आंदोलन बहुत ही सटीक तरीके से आगे बढ़ाया। अब भारत स्वतंत्र हो गया है। भारत के स्वतंत्र होते ही टिहरी के सकलाना में राज्य में विद्रोह फूट गया है। जनवरी 1948 में कीर्तिनगर आंदोलन से पूरी जो टिहरी की सत्ता है वो हिल गई है, मतलब राज्य सत्ता है वो हिल गई है। मानवेंद्र शाह ने इसके बाद 1949 में विलीनीकरण के पत्र पर हस्ताक्षर करे थे और 1 अगस्त 1949 को टिहरी संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश का एक जिला बन गया था। याद रखेंगे कब? 1 अगस्त 1949 को। विलीनीकरण पत्र पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1949 में ही हुए थे, अगस्त में। फिर आता है आपका डोला पालकी। ये शिल्पकारों यानी दलितों से संबंधित आंदोलन था। इसमें क्या था कि दलितों को अपने शादी ब्याह या अन्य अवसरों पर डोला या पालकी में बैठने का अधिकार नहीं था। जब उनकी शादियां होती थी तो जो दूल्हा दुल्हन है वो पैदल ही जाते थे, उनको डोली में जाने का या पालकी में जाने का अधिकार नहीं था। इसके खिलाफ आवाज उठाई जयानंद भारती ने। जयानंद भारती के नेतृत्व में 1930 के आसपास आंदोलन चलता है और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप शिल्पकारों को यह अधिकार मिल जाता है कि वे डोला पालकी का प्रयोग कर सकते हैं। 1911 की बात है। हरि प्रसाद के द्वारा यहाँ पर दलितों के लिए शिल्पकार शब्द प्रयुक्त किया गया है। ध्यान रखेंगे किसके द्वारा? हरि प्रसाद के द्वारा दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर था कनकटा बैल बनाम भ्रष्टाचार आंदोलन। अल्मोड़ा का बडियार रैत यानी लमगड़ा गांव में एक बैल के दोनों कानों पर फुल्ली लगाकर लोन ले लिया गया। बाद में बैल के दोनों कानों को काटकर उसे दो बार मरा हुआ भी घोषित कर दिया और जो उसकी बीमा की राशि थी वो बीमा की राशि 2 बार ले ली गई। तो उत्तराखंड के संघर्ष वाहिनी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और जब इसका पूरा मामला चला तब ये भ्रष्टाचार सामने आया कि क्या था। तो कनकटा बैल बनाम भ्रष्टाचार आंदोलन। कोटा खर्रा आंदोलन। कोटा खर्रा आंदोलन क्या था कि जो किसान संगठन है उनके नेतृत्व में ये आंदोलन चला है। इसका उद्देश्य था कि राज्य के तराई क्षेत्रों में सीलिंग कानून को लागू करके भूमिहीन या किसान है उनको भूमि का वितरण कराना। तो कोटा खर्रा आंदोलन किसान संगठनों द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था जो सीलिंग कानून को लागू कराने से संबंधित था। तो ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ एक और यहाँ पर आंदोलन चल रहा था जो शिक्षा से संबंधित था और ये आंदोलन था विश्वविद्यालय आंदोलन। इसके लिए एनडी तिवारी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में 1955-56 में विश्वविद्यालय संबंधी प्रस्ताव रखा और 1973 में नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय और श्रीनगर में गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाती है। तो इसके साथ ही जो आज का हमारे टॉपिक्स थे वो खत्म होते हैं। आगे इनको कंटिन्यू करते हुए हम अपने पॉइंट्स पर सटीक तरीके से जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उनको लेकर आएंगे। आपसे अपेक्षा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।